नमस्कार दोस्तों। 24 मार्च को जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली बैठक को लेकर काफ़ी खबरें हैं। सोशल मीडिया पर, मीडिया में, प्रिंट मीडिया, सभी में ये चर्चाएं चल रही हैं कि इस मीटिंग में क्या होने जा रहा है, इस मीटिंग के निहितार्थ क्या हैं। और इस मीटिंग को सबसे ज़्यादा जोड़कर देखा जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि आने वाले समय में शायद जम्मू और कश्मीर में चुनाव करवाने की प्रक्रिया की तरफ केंद्र सरकार बढ़ रही है। और इसी बारे में फीडबैक लेने के लिए प्रधानमंत्री ने ये मीटिंग बुलाई है। बाकायदा सभी नेताओं को आमंत्रित किया जा चुका है, प्रक्रिया चल रही है। अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये स्पष्ट नहीं कर सकता कि कितने लोग इस मीटिंग में भाग लेंगे, कितने नहीं भाग लेंगे, लेकिन इसमें जो पूरी प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से यही माना जा रहा है कि जो चुनाव का सिस्टम है यहाँ पर फिर से लागू करने की प्रक्रिया, उसी को लेकर ज़्यादातर फोकस रहने वाला है। और यहाँ चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ी दूसरी प्रक्रिया है जो मार्च 2022 तक पूरी की जानी जरूरी है। उसके बारे में भी यहाँ जान लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया था। पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था जब मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई के नेतृत्व में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। और उस पूरी परिसीमन आयोग को ये निर्देशित किया गया था कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी लोकसभा और विधानसभा सीटें हैं उन्हें फिर से डिलिमिट करना है, यानी कि उनका फिर से परिसीमन तय करना है, उनको नए तरीके से गणना बनाना है। इस प्रक्रिया को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई थी। लोगों का ये कहना था कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों है, हालांकि ज़रूरत तो होती ही है, हर 15 साल बाद ये प्रक्रिया लाजमी है अपनाई जानी। लेकिन जम्मू कश्मीर में 1995 से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना तो लोकसभा सीटों के साथ हुआ ना विधानसभा सीटों के साथ हुआ। और इस वजह से वहाँ के जो जम्मू कश्मीर के नेता हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती, इन सब की पार्टियों को बड़ी बेचैनी हो रही है कि पता नहीं परिसीमन हुआ तो क्या अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और ये लोग इस परिसीमन की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग हैं। मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रक्रिया का कितना महत्व है और इससे कितने बड़े बदलाव आ सकते हैं जिससे ये लोग दूर हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट, हाँ यहाँ ये भी बता दूँ कि जो परिसीमन आयोग है उसमें रंजना देसाई तो उसको लीड कर ही रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं। इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस समय, सुशील चंद्रा, उन्हें भी सदस्य बनाया गया था। यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इसका सदस्य होता है। उनकी सहमति के बिना सीटों का डिलिमिटेशन संभव नहीं है। 2019 में जब जम्मू और कश्मीर को अलग किया गया और जम्मू कश्मीर अलग स्टेट बनाया गया और लद्दाख को इसमें से अलग किया गया, तो उस समय एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 लागू हुआ था। और उसके अनुसार अब यहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करनी है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो गुज्जर और बकरवाल बिरादरी है उसको आरक्षण दे दिया है और कहा है कि कम से कम इनकी आबादी के हिसाब से 7 सीटें यहाँ पर इनके लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो इस तरीके से 107 से 114 सीटों को यहाँ पर किया जाना है जम्मू कश्मीर में। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल फंडा है। टेक्निकल फंडा ये है कि इन 107 या 114 जो सीटें हैं इनमें से 24 सीटें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे गुलाम कश्मीर हम लोग कहते हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसके लिए खाली रखी जाती हैं। उन पर कभी चुनाव नहीं हुआ है क्योंकि वो हिस्सा पाकिस्तान में है। तो इस प्रक्रिया में से अगर हम ये 24 सीटें माइनस ही करके चलें तो यहाँ पे कुल मिलाकर 83 विधानसभा सीटें वर्तमान में हैं और 7 सीटें बढ़ने के बाद ये 90 हो जाएंगी। इनमें से जो 37 सीटें हैं वो जम्मू सेक्शन में हैं और 46 सीटें वो कश्मीर सेक्शन में हैं। और ये जो 7 सीटें आरक्षित करने के लिए कहा गया है गुज्जर व बकरवाल बिरादरी के लिए, इनमें से ज़्यादातर जम्मू सेक्शन में है। तो इसके बाद यहाँ पर 37 में अगर 7 जोड़ देते हैं तो यहाँ 44 सीटें हो जाएंगी।
और इस तरीके से जम्मू और कश्मीर यानी कि घाटी वाला इलाका जहाँ 46 सीटें हैं और जम्मू जहाँ 37 से 44 सीटें हो जाएंगी, सारा एक आंकड़ा बैलेंस हो जाएगा। और इसी बैलेंस होने की वजह से यहाँ के सारे जो कश्मीरी नेता हैं वो परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि अगली बार अगर यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो जम्मू सेक्शन से बनेगा, हो सकता है कि वो बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए। इस बात को लेकर सारे राजनीतिक दल कश्मीर के विरोध कर रहे हैं और इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं जो परिसीमन आयोग की मीटिंग होती है। परिसीमन आयोग की जो मीटिंग होती है उसमें 5 एसोसिएट मेंबर बनाए जाते हैं और ये 5 एसोसिएट मेंबर हैं जो संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं जम्मू कश्मीर का, जैसे फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं, जुगल किशोर शर्मा और जितेंद्र सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। तो इन सब को मीटिंग में बुलाया जाता है, लेकिन इस मीटिंग में जुगल किशोर शर्मा और जितेंद्र सिंह के अलावा अब तक कोई शामिल नहीं हुआ है। फारूक अब्दुल्ला का तो कहना है कि जो नया जम्मू कश्मीर बनाया जा रहा है हम उस कॉन्सेप्ट से ही एग्री नहीं करते हैं, तो हम इस मीटिंग में नहीं भाग लेंगे। लेकिन परिसीमन आयोग को तो अपना काम करना है और परिसीमन आयोग अपना काम कर रहा है। उसने सभी ज़िले हैं जो उन ज़िलों की तहसीलों से नक्शे ले लिए हैं, पटवारी सर्किल के मैप ले लिए गए हैं और जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं जिन्हें वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है उनसे जनगणना के आंकड़े लिए जा रहे हैं। और आयोग जो परिसीमन आयोग है वो इसी हफ्ते डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठकें करने वाला है और इसमें सेक्शन 9 है जो परिसीमन एक्ट 2022 का जो सेक्शन 9 है उसके तहत यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं उन सब की बैठक में शामिल होना जरूरी है। और इसके बाद सुनने में आया है कि परिसीमन आयोग जुलाई में राजनीतिक दलों के साथ भी विचार विमर्श शुरू करेगा और इनकी राय शुमारी भी ली जानी है, क्योंकि एमपी और एमएलए भी इसका एक पार्ट होते हैं। और इस पार्ट जैसे मैंने पहले बताया कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला इन जैसे लोगों ने कभी इस मीटिंग को तवज्जो नहीं दी है। और इसमें एक प्रावधान है कि जो भी आप परिसीमन करते हैं, यानी कि जो भी आयोग बना रहा है कि भाई हमने इस विधानसभा सीट का परिसीमन ऐसे किया है, इस लोकसभा सीट का परिसीमन ऐसे किया है, ये क्षेत्र यहाँ से हटाकर यहाँ जोड़ा गया है, ये क्षेत्र यहाँ से जोड़ा गया है, तो ये वहाँ के सांसदों और विधायकों के सामने शेयर किया जाता है और उनकी राय ली जाती है। लेकिन यहाँ एक क्लॉज है, सांसदों और विधायकों की राय लेने के बाद ये जरूरी नहीं है कि उनके कहे अनुसार इसमें बदलाव किया जाए, यानी कि सारे अधिकार परिसीमन आयोग के पास ही हैं। तो इसी वजह से ये सारे राजनीतिक दल इससे दूर बने हुए हैं। इन्हें लग रहा है कि यहाँ केंद्र सरकार अपनी मोनोपोली कर रही है, अपनी मर्जी चला रही है और किसी को भी इसमें कुछ करने के लिए गुंजाइश बच नहीं रही है। जैसे भी परिसीमन आयोग करेगा उसी को मंजूरी दे दी जाएगी। बहरहाल फर्क पड़ा है जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये सब अलग हुए हैं, नया कश्मीर लागू हुआ है या फिर एलजी वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तो आतंकी घटनाओं में बड़ी भारी संख्या में गिरावट आई है। मैं बीएसएफ के कुछ आंकड़े देख रहा था जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से आंकड़े मिलते हैं, उसमें जून 2020 तक के आंकड़े हैं और जून 2021 तक के आंकड़े हैं और उनका एक कंपैरिजन उसमें दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जून 2020 तक यहाँ पर 102 आतंकी घटनाएं हुई थी, जबकि जून 2021 तक सिर्फ 61 घटनाएं हुई हैं। आतंकी मारे गए थे 114 पिछले साल, इस साल 55 मारे गए हैं। जब घटनाएं कम हुई है तो निश्चित रूप से आतंकी भी कम मारे गए हैं। सुरक्षा बल पिछले साल 14 मारे गए थे, इस बार 28 मारे गए हैं। इसका मतलब बड़ी मुठभेड़ें हुई हैं और बड़ी कामयाबी मिली है, इसलिए दोनों तरफ से लोग हताहत हुए हैं, हमारे जवान भी इसमें हताहत हुए हैं। हाँ, पिछले साल 24 नागरिक मारे गए थे, इस बार केवल 13 नागरिक मारे गए हैं। इसका मतलब इंसिडेंट जितने भी हुए हैं रियल हुए हैं और ज़्यादातर घटनाओं में आतंकवादी ही मारे गए हैं और नागरिक ज़्यादा हताहत नहीं हुए हैं। ये सब आंकड़े ये बताते हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन का सिलसिला शुरू किया है, तब से आतंकवादी भी घबरा गए हैं और उनके अंदर एक भावना है कि अगर हम कोई कार्रवाई करेंगे तो एक्शन होगा। इसके अलावा ये भी खबरें मिल रही हैं कि जब से प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा कि 24 जून को एक मीटिंग बुलाई है प्रधानमंत्री ने
और उसमें सभी विपक्षी दलों के साथ जो कश्मीर के दल हैं उनके साथ वो विचार विमर्श करने जा रहे हैं। और जब से ये मीटिंग का ऐलान हुआ है तब से बताया जाता है कि बॉर्डर पर गन शांत हो गई हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार फायरिंग हो रही थी, आतंकवादियों को घुसाने के लिए जो शेल्टर फायरिंग की जाती है वो भी कम हुई है। और ये माना जा रहा है कि आतंकी संगठन भी अब इस बारे में देखने की, इस प्रक्रिया को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री की इस मीटिंग से एजेंडा क्या निकलने वाला है। और इसी वजह से आतंकी घटनाएं कम हो रही हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इन घटनाओं की वजह से यहाँ पर इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाए या इसका एजेंडा चेंज कर दिया जाए। तो सभी लोग, भारत के लोग भी, कश्मीर के नेता भी, पाकिस्तान का प्रशासन भी, आतंकी संगठन भी, ये सब लोग इस पर फोकस कर रहे हैं कि 24 जून को होने वाली प्रधानमंत्री की मीटिंग में क्या होने जा रहा है। बहरहाल अभी तक तो खबर यही है कि महबूबा मुफ्ती इसमें शायद नहीं आएंगी। फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी का स्टैंड मुझे लग रहा है कि शायद वो इसमें भाग लेंगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बाद निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और जैसे कि मार्च 2022 की डेडलाइन है परिसीमन आयोग की, जो रंजना देसाई का परिसीमन आयोग है, तो मुझे लगता है कि उससे पहले ये प्रक्रिया निश्चित रूप से पूरी कर ली जाएगी। और संभावना ये है कि शायद प्रधानमंत्री इस मीटिंग में ये भी बताएं कि उनकी जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की योजना 2022 में ही है या फिर 2023 में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के अपने चुनाव, जो लोकसभा का उनका चुनाव होना है, उससे पहले निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की इस समस्या का समाधान करना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर के बारे में हम पहले भी बातचीत करते रहे हैं, आगे भी बातचीत करते रहेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और अपने फीडबैक के लिए कमेंट्स दें। और इसके अलावा आप अगर मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। सदस्यता के माध्यम से आप मुझसे सुपर चैट के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। और रोज़ाना रात 10 बजे हम एक शो करते हैं, आज रात का शो, उसमें भी भाग लेने का अधिकार आपको मिल सकता है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।